खबर जो इस वक्त की है वो बिहार से निकलकर सामने आई है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। ये बता दिया दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की जातीय जनगणना की, उसी जातीय जनगणना की जिसका इंतजार पूरे देश को था, इन्हें था, उन्हें था और बिहार के हर एक आम नागरिक को था। जैसे अपनी जाति की संख्या जानकर उन्हें अच्छी नौकरी, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, करप्शन और अपराधियों से छुटकारा मिल जाएगा। जातीय जनगणना के बाद बिहार में कुछ ऐसा परिवर्तन आया और हमारे नेता तेजस्वी यादव इस परिवर्तन को कुछ इस प्रकार दर्शा रहे हैं। यूपी में सबसे ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार सबसे आगे है, तो इन लोगों को क्या समझ में आता है? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जातीय जनगणना से सिर्फ चुनावी तुष्टीकरण, जातीय मतभेद और बेफिजूल की बातें हो रही है। जैसे किसी जाति का कहना है कि अगर मेरी बिहार में आबादी 80% है तो मुझे सारी संसाधनों पे, जैसे नौकरी हो, जमीन हो या कोई भी संसाधन हो बिहार सरकार की या बिहार की, उस पे 80% हक उसी जाति का होना चाहिए। ये हक की बात नहीं हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। मतलब अगर मेरी आबादी 80% है तो मुझे 80% संसाधनों पे आरक्षण मिलना चाहिए। एक ऐसा बात हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं भी बाकी आबादी के साथ पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, अच्छे से ग्रो कर रहा हूँ, तो मोस्टली हर जगह पे मेरी आबादी ज़्यादा ही रहेगी। ज़्यादा नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट रहेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ इंजीनियर रहेंगे, ज़्यादा नंबर ऑफ ये रहेंगे, वो रहेंगे, अगर मेरी आबादी ज़्यादा है। लेकिन 80% आरक्षण की मांग करना एक निम्न सोच है। बिहार में जाति के बारे में बात करते करते लोग ये तक भूल जाते हैं, कोई भी हो, या तो ब्राह्मण हो, या तो SC ST हो, या तो OBC हो, या तो EBC हो, कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, सबको एक ना एक दिन छोड़कर, बिहार को छोड़कर दिल्ली आना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कहीं तो जाना है काम करने के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए। मैं अपने लोग जाति के बारे में बात करते करते ये भूल जाते हैं कि जो चीज़ हमें चाहिए वो तो मिल ही नहीं रही है। आखिरकार मुझे अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए बाहर जाना पड़ता है, विदेश जाना पड़ता है। किन्हीं को कतर, कोई जा रहे हैं, कोई सऊदीया जा रहे हैं, कोई इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, कोई दिल्ली आ रहा है, कोई मुंबई जा रहा है। वहाँ पे हर तरह का स्टीरियोटाइप है, डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसे है वैसे है, बहुत सारा सुनना पड़ता है। लेकिन वोट हमें तो जाति पे देना है। अरे मेरे जाति के लोग खड़े हैं तो मैं उन्हीं को वोट दूंगा, तो यही बात है। तो लोग जाति के बारे में बात करते करते ये तक भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाएगा कौन, हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेगा कौन। यहाँ पे जो पुल बनता है और हवा से टूट जाता है, उसकी मरम्मत करेगा कौन, उसे ऐसा कौन बनाएगा फौलादी कि वो हवा से ना टूटे। ये दिक्कत की बात है कि हवा से पुल टूट जा रहा है। खैर छोड़िए, मैंने एक चीज बिहार में देखा है कि लोग जाति सम्मेलन के लिए हजारों की भीड़ लगा देंगे, लेकिन सबको पता है कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। अगर अच्छी हमको पढ़ने के लिए हिम्मत दीजिए सर, हमको गार्जियन नहीं पढ़ाना चाहते हैं सर। मेन स्ट्रीम में बच्चों को सरकारी स्कूल के कैसे लाया जाए, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। सारे पेरेंट्स को पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, फिर भी आज तक कोई बिहार में सरकारी स्कूल के खिलाफ, मतलब उसमें शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ किसी ने प्रोटेस्ट नहीं। लेकिन अगर जातीय सम्मेलन की बात हो तो लोग हजारों की संख्या में आते हैं कि अरे यार मेरी जाति का सम्मेलन हो रहा है, मुझे शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, मेरी ये आबादी, वो आबादी है, ऐसा इन्फ्लुएंस है वगैरह वगैरह। बट इससे क्या फर्क पड़ता? आखिरकार तो बाहर जाना है, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए। लोगों से एक बात करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार एक कुर्मी है, कुर्मी जात के। नीतीश कुमार और एक आम कुर्मी में एक ही अंतर है, एक ही समानता है कि दोनों कुर्मी हैं और दोनों बिहारी हैं। तेजस्वी यादव एक और आम यादव में एक ही समानता है कि दोनों यादव हैं, लेकिन एक आम कुर्मी और एक आम यादव में बहुत सारी समानता है। दोनों को खाने के बारे में सोचना पड़ता है, अपने रोजगार के बारे में सोचना पड़ता है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ता है, कैसे पढ़ेगा, कैसे बेहतरी करेगा, कैसे अच्छी जगह पे जाएगा, कैसे अपनी पीढ़ी को सुधारेगा। दोनों को सेम परेशानियों से जूझना पड़ता है। तो जो तेजस्वी यादव है, उन्हें यादव के नाम पे वोट अगर दिया जा रहा है तो वो सोच लें कि उनका बेटा मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनेगा, उनका बेटा, उनका परिवार प्राइवेट जेट पे चलेगा, उनका बेटा, उनका परिवार के पास गाड़ियां हैं, ये है, वो है, मॉल है, बहुत सारी चीजें। बट आपके पास एक छोटा सा घर है, छोटी सी कमाई है, और वो भी कमाई के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको बाहर जाना पड़ता है। तो आगे जब
कुछ भी सोचें, वोट दें तो ये सोचकर वोट दें कि मेरे लिए कौन काम कर रहा है, मेरी जाति के लिए कौन काम कर रहा है उससे नहीं, मेरे लिए कौन काम कर रहा है, मेरी बेहतरी के लिए, मेरी एजुकेशन के लिए, मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए। कोई कहता है कि यहाँ पे कंपनी नहीं आ सकते, बिहार की ग्रोथ नहीं हो सकती है क्योंकि लैंड लॉक्ड स्टेट है। हाँ, बात तो सही है कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, गुरुग्राम भी लैंड लॉक्ड सिटी है, नोएडा भी लैंड लॉक्ड है, और आपका पूरा हरियाणा लैंड लॉक्ड है, पंजाब भी लैंड लॉक्ड है। तो ये सब में ग्रोथ होना ही नहीं चाहिए। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में ना आधा से ज़्यादा कंपनी का ऑफिस गुरुग्राम में, और गुरुग्राम की आप शक्ल देख सकते हैं कि किस लेवल पे पहुंच गया है। सोनीपत में मारुति सुजुकी की बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तो वो तो आ सकती है ना, उसमें क्या दिक्कत है। तो अगर हम बेहतरी चाहें तो बहाना ना करें, और जाति पे नहीं बल्कि जो आपके बेहतरी के लिए काम करेगा, जाति हो या धर्म हो, अगर सिर्फ धर्म के लोग के नाम पे आपको बांटा जा रहा है तो उस पर वोट ना दें। ऐसे नेता को चुनें जिसके पास एक विजन है, वो इस तरह बात करता है कि मैं इकोनॉमी को इतना बड़ा कर दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। ऐसा नहीं, मैं उसको हराऊंगा, मैं जातियों में बांटूंगा, मैं इनको इनके आबादी के हिसाब से हराऊंगा, ऐसा नहीं है। तो सोच समझ के वोट दें और सही नेता को चुनें, हर बार ऐसी गलती ना करें। बहुत दिन हो गया, पहले अंग्रेजों ने लूटा, अब फिर नेता लूट रहे हैं। तो अब तो जागरूक हो जाओ, पढ़ो लिखो थोड़ा सा और बेहतरी पे ध्यान दो, कैसे बिहार की बेहतरी। दैट्स ऑल, धन्यवाद, थैंक यू।